वेलकम बैक जनाब। कुछ अहम और गेस्ट के साथ हम आपके साथ दफ़ा फिर हाजिर हैं। स्पेशल ट्रांसमिशन का ये सिलसिला जारी है। आज का निहायत अहमियत का हामिल एक तारीख साज दिन है। आइनी तरमीम का ये मामला है। सेनेट का इजलास इस वक्त जारी है और 26वीं आइनी तरमीम की शिकवार जो मंजूरी है वो दी जा रही है। सेनेट में अगर टोटल अरकान की तादाद की बात करें तो 96 है और 64 की ज़रूरत है हुकूमत के वक्त को। तो नंबर गेम के हवाले से जो बात की जा रही थी उससे तो ज़्यादा ही हमें नज़र आ रहे हैं और कुछ नए गेस्ट भी हमारे साथ मौजूद हैं। शहजाद जी नाजिया, 65 वोट्स पड़े हैं जिस शिकवार जो ये तरमीम का सिलसिला जारी है क्लॉज बाय क्लॉज, और इसके ऊपर पहले भी नाज़रीन गुफ्तगू करते रहे हैं मुख्तलिफ इसके पहलुओं पर, और अब दोबारा इस पे इसका आगाज़ करते हैं और सेनेट के इजलास से ये पास हो जाएगी और उसके बाद कौमी असम्बली में पेश कर दी जाएगी जहाँ 2/3 अक्सरियत से बाकायदा तौर पर ये आइनी तरमीम पास हो जाएगी और आइन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। हमारे साथ स्टूडियो में इस वक्त मौजूद है आयशा चौधरी साहिबा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की रहनुमा। बहुत बहुत शुक्रिया आपका। शफकत अब्बास तारड़ साहब लीगल एक्सपर्ट हैं, हमें ज्वाइन करें स्टूडियो में, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। परवेज़ संधेला साहब पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज़ के रहनुमा, हमें वीडियो लिंक पे ज्वाइन करें, आपका भी बहुत शुक्रिया। आयशा चौधरी साहिबा, आपसे मैं आगाज़ करता हूँ। अब तो ये काम हो गया, बड़ा आपने होमवर्क किया, तादाद पूरी कर ली, डिलिब्रेशंस हो गई, डिस्कशन हो गई, लेकिन अब इसके बाद भी काफ़ी सारा काम करना बाकी है जो असल काम शुरू होगा तरमीम के बाद। मिसाल के तौर पे वो पार्लिमानी कमेटी कैसे बनेगी, उसकी कंपोजिशन क्या होगी, कौन से लोग उसमें शामिल होंगे, फिर आइनी बेंच जो तश्कील पाएगा, जो मैटर्स रेफर होंगे। सो लॉट टू बी डन अगेन इस तरमीम के बाद। असल काम अब बाद में शुरू होगा, डोंट यू थिंक? ऐसे ही है जी काम। खैर ऐसा तो नहीं है कि बाद में शुरू होगा। 2006 से ये काम शुरू हुआ है, अगर आप इसको एक्चुअली देखना चाहें तो 2006 से हम लोग जो जिसके चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के अंडर पीपल्स पार्टी जिन चीज़ों के ऊपर मुसलसल खड़ी रही है और बात करती रही है, ये वही बातें हैं, ये कोई नई नहीं है। तो इसलिए ये कहना कि काम कल से शुरू होगा या परसों से शुरू होगा तो ज़्यादती होगी। और जहाँ तक आपने नंबर्स की बात की, देखिए पीपल्स पार्टी के तौर पर अगर मैं बात करूँ तो हम लोग तो यही चाहते थे कि कंसेंसस से फैसले हुए और सारा पार्लियामान इकट्ठा होकर कंसेंसस से कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट के पीछे खड़ा हो। हाँ, मेजॉरिटी वोट्स हमारे पास थे और काफ़ी दिनों से थे, ये मसला नहीं था। और आज आपने देख लिया कि जितना भी प्रोपेगेंडा डिफरेंट टाइम पे अपोजिशन जमातों की तरफ से किया गया वो आपको कहीं नज़र नहीं है, उसमें कोई सच्चाई नज़र नहीं आई है। सो नंबर्स मौजूद होने के बावजूद बिलावल भुट्टो जरदारी साहब जो उम्र में सबसे कम शायद इस लीडरशिप में हो, लेकिन आई थिंक मैच्योरिटी सबसे ज़्यादा उन्होंने इसमें शो की। दैट वाज टू बिल्ड कंसेंसस, सारे लोगों को इकट्ठे लेके आना, ऑपोजिशन से हो चाहे हुकूमती बेंचेस से हो या किसी भी जमात से हो, छोटी जमात हो बड़ी जमात हो, हम लोग मुसलसल उसके ऊपर काम करते रहे और उसको वीकनेस के तौर पे लिया जाता रहा, जबकि उसका मकसद जो था वो कंसेंसस बिल्ड करना था। कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट कंसेंसस के थ्रू होनी चाहिए और ये हमारी पहली ख्वाहिश थी। बिल्कुल ठीक। शफकत साहब, सर आप एक लॉ एक्सपर्ट हैं, इन मामलात को बखूबी समझते हैं, ज़रा आम अल्फाज में ये समझाइएगा, ये जो आइनी पैकेजेस की शिकवार हम देख रहे हैं मंजूरी का अमल जारी है, क्या जो इंसाफ के रास्ते में जो हायल रुकावटें हैं उसको ये दूर कर पाएगा? क्या ये एफिशिएंसी को इम्प्रूव कर पाएगा अदालती निज़ाम की? बहुत शुक्रिया जी, आपने इनवाइट किया। देखिए हमारा जो लीगल फ्रेटर्निटी का है वो डे फर्स्ट से डिमांड ये थी कि सॉरी फॉर इंटरप्शन, नाज़रीन को बताते चलें कि तमाम जो शिकें हैं वो मंजूर की जा चुकी हैं, सेनेट का इजलास जारी है और तमाम शिकों की मरहलावार मंजूरी का अमल मुकम्मल हो चुका है। जी शफकत साहब। देखिए हमारा लीगल फ्रेटर्निटी का जो डे फर्स्ट से डिमांड थी कि जो बंडल ऑफ केसेस पेंडिंग हैं ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में और हाई कोर्ट्स में, तो उनकी पेंडेंसी को ख़त्म करने के लिए जो जजेस की तादाद बढ़ाई जाए और इसके अलावा जो आइनी केसेस थे वो जिस तरह सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में एक बेंच बनता था या मैक्सिमम जजेस जो है वो एंगेज हो जाते थे आइनी केसेस में, तो आज की अमेंडमेंट में कम अज़ कम ये एक जो तसल्ली बख्श बात हुई है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो पब्लिक एट लार्ज को है। और एक बेंच की तश्कील से आपके जो अदर केसेस हैं, जो क्रिमिनल अपीलें हैं, जो सिविल अपील्स हैं, जो फैमिली केसेस हैं, जो रेंट केसेस हैं, जो 8-8 10-10 साल हेयरिंग के लिए फ़िक्स नहीं होते, तो आज आवाम को एक उम्मीद की किरण नज़र आई है कि हमें अदालतों से इंसाफ जल्दी मिलेगा। तो ये मैं समझता हूँ कि ये जो आज की अमेंडमेंट है इसमें ये स्पेशल जो आइनी बेंच की तश्कील का जो अमेंडमेंट शामिल हुई है, तो ये एक नेक शगुन है और इसका डायरेक्ट फ़ायदा जो है वो आवाम को है। राइट। संधेला साहब, ये जो इल्ज़ाम आयद किया जा रहा है या किया जाता रहा है गुज़िश्ता कुछ दिनों के दौरान के ये तरमीम का मकसद जो है किसी का रास्ता रोकने या किसी को फेवर करना है,
اس الزام کو کس طریقے سے نگیٹ کریں گے؟ کیسے عوام کو باور کرائیں گے کہ یہ ان دا لارجر نیشنل انٹرسٹ میں جو ہے یہ آپ امینڈمنٹ پاس کرنے جا رہے ہیں؟ سب سے پہلے تو پینلسٹ کے ساتھ آپ کو، ساتھی اینکر کو اور پوری قوم کو بہت بہت مبارک ہو کہ کم از کم سینٹ سے یہ مرحلہ جو ہے وہ طے کر لیا گیا. اب یہ قومی اسمبلی میں جائے گا اور پھر اس کے بعد صدر اور پھر یہ قانون بن جائے گا، یہ ترمیم مکمل طور پر لاگو ہو جائے گی. میرے خیال میں یہ سارا پروپوگنڈا تھا، اور اس پروپوگنڈا میں جو مجھے بڑی دکھ اور بڑی تکلیف ہے، جو سینئر ترین خاص طور پر جو جج صاحبان کے بارے میں جو ان کے بارے میں پروپوگنڈا کرتے رہے، میں اکثر کہتا ہوں کہ ایک موبائل، ایک سٹینڈ اور ساتھ میں ایک کسی کو ساتھ کھڑا کر کے سپریم کورٹ کے باہر کھڑے ہو کر جو مرضی کہی جائے، اس چیز نے بہت زیادہ متنازع کیا بہت ساری چیزوں کو. اور پھر پاکستان تحریک انصاف کا جو رویہ ہے، لیکن ایسا کچھ بھی نہیں ہے. دیکھیں ابھی کہا گیا کہ 2006 سے، دیکھیں 2006 سے جو خواب دیکھا جا رہا تھا وہ خواب آئینی عدالت کا تھا، بینچ کا نہیں تھا. لیکن اتنی خوبصورتی ہے جمہوریت کی، جب آپ نے 10 نشستیں کی تو آپ نے سامنے والے کی بھی سنی، اور صرف ایک جو 16 سال سے یا 18 سال سے آپ خواب لے کے آ رہے تھے، آپ نے جب دوسروں کے ساتھ بیٹھے اور بات چیت کی اور آپ کو موقع ملا تو وہ آئینی عدالت سے آئینی بینچ پر بھی آ گئے. اور اس میں سے کچھ ایسی چیزیں بھی تھی جو وہ سمجھ رہے تھے کہ یہ نہیں ہونی چاہیے، وہ نکال بھی دی گئی. یہی تو ایک حسن ہے جمہوریت کا، جس میں پاکستان کی پارلیمنٹ میرے خیال میں آج سرخرو ہوئی ہے. تمام تر مشکلات کے باوجود الزامات لگے، کسی کی بیوی اٹھا لی، کسی کا بھائی اٹھا لیا، کسی کا بیٹا اٹھا لیا، کسی کو پیسے دے دیے، کسی کو اربوں روپیہ دے دیا ایک ووٹ کے لیے. ایسا کچھ بھی نہیں. آپ نے دیکھا کہ سینٹ میں ایک بھی پاکستان تحریک انصاف کا، جو سب سے زیادہ شور اور پروپوگنڈا کر رہے تھے کہ ان کے بندے اٹھا لیے گئے اور پتہ نہیں کون سی قیامت آ رہی ہے اور کیا ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں ہوا. کسی ایک ووٹ کی ضرورت نہیں پڑی جو کہا جائے کہ پاکستان تحریک انصاف کلیم کرے کہ ہمارا ایک سینٹ کا ووٹ جو ہے وہ لے لیا گیا ہے. وہ بہت سارے نام چل رہے تھے. تو میرے خیال میں تو یہ ایک آج کی تاریخ، آج کا دن جو 18 سال سے یہ خواب دیکھا جا رہا تھا وہ مکمل ہوا ہے، پورا ہوا ہے. اور آنے والے دنوں میں بھی اس میں آپ دیکھیں گے، آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ ان پہ جو عمل درآمد اور چیزیں، دیکھیں بندے مکدے نے کام نہیں مکدے، لیکن کم از کم شروع تو ہوئے نا کام ہونے. بالکل ٹھیک. عائشہ، جو آج پی ٹی آئی نے اپنے طرز عمل سے ایک پریسیڈنٹ سیٹ کیا ہے، کیا پیغام دیا ہے انہوں نے جمہوری جو لوگ ہیں جو جمہوریت پہ یقین رکھتے ہیں؟ دوسرا یہ کہ بلاول بھٹو زرداری صاحب جب کچھ دیر قبل اس سارے معاملے سے گفتگو کر رہے تھے تو انہوں نے کہا کہ نہ کوئی اعتراض باقی ہے، نہ کوئی متنازع پوائنٹ باقی ہے، اور پی ٹی آئی کے رویے کو انہوں نے انتہائی افسوسناک قرار دیا اور کہا کہ کوئی سجیشن بھی ان کی جانب سے نہیں آئی، کوئی نقطہ انہوں نے نہیں اٹھایا، نہ کچھ ایڈ آن کرنے کے لیے ان کی طرف سے بات آئی ہے. دیکھیں پی ٹی آئی کا رویہ تو ہمیشہ سے ہی ایک پرابلمٹک بات رہی ہے ہماری پالیٹکس کے اندر. ایک ایسی پارٹی جو کہ اپنے کانسٹیٹیوشن اور اپنے مینیفیسٹو پہ بلیو نہیں کرتی ہے، تو وہ ملک کے کانسٹیٹیوشن ان کے لیے کہاں سے امپورٹنس ہے؟ انہوں نے آج بھی ایس سی او کے وقت میں بھی اور آج کانسٹیٹیوشن پہ جب ڈسکشن ہو رہی تھی پچھلے 10-15 دنوں سے، تو انہوں نے اس چیز کو کس چیز کے لیے استعمال کیا، یہ ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے. انہوں نے بات کل اتنے امپورٹنٹ ٹائم پہ کیا بات کی کہ اخبار نہیں مل رہا ہے، ٹی وی نہیں دیکھا جا رہا ہے. ان کے لیے یہ ہرگز امپورٹنٹ نہیں تھا کہ ہم لوگوں نے کانسٹیٹیوشنل امینڈمنٹ میں خان صاحب نے ان کو کیا بات کہی، یا وہ اپنے لیڈر سے جب ملے ہیں تو کیا سجیشن، جس کا وہ بار بار کہہ رہے تھے کہ ہمیں اپنے لیڈر سے ملنے کی ضرورت ہے اس کے اوپر مشاورت کرنے کے لیے. وہ مشاورت کیا تھی کہ اخبار نہیں ملا ہے، یا ٹی وی نہیں دیکھنے کو ملا جا رہا، یا انہوں نے 10 دن سے ورزش نہیں کی ہے، اور کیا اس کے آگے ہمیں کانسٹیٹیوشن کی ان کے لیے کوئی ضرورت نہیں ہے، کوئی امپورٹنس نہیں ہے. بٹ میرے خیال میں ہم لوگوں کو اس بات پہ سرپرائز نہیں ہونا چاہیے ہے، اور ہمیں اسے آگے دیکھنے کی ضرورت ہے. اگر ان لوگوں میں یہ بات، یہ فہم وہ استعمال کرتے تو پچھلے جو ملٹیپل نشستیں ہوئی ہیں جس کے اندر پارلیمنٹری کمیٹی، جس کے اندر ان کے تمام ممبران موجود تھے، سینٹ کے بھی اور نیشنل اسمبلی کے بھی، ان تمام لوگوں کو اپنی سجیشنز دینی چاہیے تھی اور وہ بحث وہاں کر سکتے تھے. ایسا نہیں ہے کہ ان سے بات نہیں ہوئی، بار بار ہوئی ہے. اور جیسے کہ میں نے پہلے کہا کہ ہم لوگ یہی چاہتے تھے کہ یہ کنسنسس سے امینڈمنٹ ہو، نہ کہ میجورٹی سے ہو. اور ہمیں اس بات کا افسوس رہے گا کہ یہ لوگوں نے اپنی سیاسی فہم کو استعمال نہیں کیا. اچھا، اصولی طور پہ تو ہونا چاہیے کہ جن ترامیم کی ضرورت ہے وقتاً فوقتاً یہ چیزیں ہمارے سامنے آتی ہیں، وہ ساتھ ساتھ یہ ایک آن گوئنگ پروسیس ہونا چاہیے. لیکن یہ سم ٹائمز کے ایسے ٹائمنگ آ جاتی ہیں کہ جس پہ اس کو پولیٹیکل ایک ایشو بنا لیا جاتا ہے. آج وزیر قانون نے کہا کہ 19ویں ترمیم سے جو ایک توازن خراب ہوا تھا آئین پاکستان کا، وہ اس میں ٹھیک ہو جائے گا. 19ویں ترمیم بھی آئی اور پاکستان پیپلز پارٹی کا دور تھا. اب آپ اس ترمیم میں بھی آپ نے بہت زبردست اور بڑا بہترین کردار ادا کیا، جیسے آپ نے بھی خود فرمایا.
یہ کورس کریکشن ہے، یعنی کہ آپ نے جو ماضی میں شاید کوئی چیز رہ گئی تھی اس کو ٹھیک کرنے کی بھی ایک کوشش ہے، یہ سوچ بھی رہی ہوگی کار فرما پیپلز پارٹی کے رہنماؤں کے ذہن میں؟ دیکھیں جو ایک کانسٹیٹیوشن یا لا جو ہوتا ہے نا وہ ایک لائیو ڈاکومنٹ ہوتا ہے. اٹس ناٹ کہ حرف آخر ہو گیا، وہ ہمیشہ کریکٹ ہو سکتا ہے، اس کے اوپر ہمیشہ بات ہو سکتی ہے ایز لانگ ایز ہم سارے اس بات پہ ایگری کریں کہ اس کو ہمیں آگے لے کے جانے کے لیے کیا چیز کو مختلف طریقے سے کرنے کی ضرورت ہے. 19ویں ترمیم سے پہلے بھی تو ہوا ہے، اگر آپ اس سے پہلے دیکھیں تو ججز کیسے سب سے سینئر جج چیف جسٹس بن جائے گا، اس کا فیصلہ عدالت نے خود ہی کر لیا. بہت سارے فیصلے وہ بھی تو ہوئے ہیں. 63(1) میں عدالت نے کانسٹیٹیوشن کو خود ہی سے ری رائٹ کر لیا. سو ہم نے یہ ایگزامپلس کو بھی تو یاد رکھنا ہے. کیا ہم لوگوں نے جب 18th امینڈمنٹ میں کام کیا تو کیا نون لیگ نے 62 63(a) کو رکھنے پہ انسسٹ نہیں کیا؟ لیکن آج وہی جو ہے شکیں جو ہیں وہ ہمیں تکلیف دے رہی ہیں. دیکھیں ہمیں ایز پولیٹیشنز، ہمیں ایز لا میکرز اس بات کو سمجھنے کی ضرورت ہے کہ لا جو ہے اس کے لانگ ٹرم ایفیکٹس ہوتے ہیں. آج کے پرابلمز اور آج کے سلوشن کے لیے وہ نہیں ہونا چاہیے. لا اس لیے بننا چاہیے یا اس پہ کام اس لیے ہونا چاہیے کہ اس کا سوسائٹی میں لانگ ٹرم ایفیکٹ کیا ہے، اس کا فائدہ کیا ہے، اس کا نقصان کیا ہے، اور اس کو ہمیں کس ڈائریکشن میں سوسائٹی اس کو لے کے جائے. ایک سوال نازی آپ کی اجازت سے، بلکہ شفقت صاحب آپ سے پوچھ لیں، یہی جو بات کی ابھی عائشہ چودھری صاحبہ نے کہ لانگ ٹرم ایفیکٹ، آئین پاکستان بنا تو جو فریمرز تھے یقیناً ان کے ذہنوں میں اگلے کئی دہائیوں تک جو ہے وہ ان کا احاطہ ہوگا کہ یہ کس طریقے سے کور کرے گا ہمارے سارے کے سارے قوانین کو، ہمارے ایک سوشل جو ہمارا سرکل آف لائف ہے اسے. کوسچن از دس کہ 19ویں ترمیم کو بہت زیادہ آسانی ہوا آئی اور اس کے بعد اب یہ ترمیم آئی ہے کہ جو آبویسلی اس کو ٹھیک کرنے کی کوشش. 18ویں ترمیم بہت ارکریزی اور محنت کے بعد اس کو تیار کیا گیا، پاس کرایا گیا، لیکن بہت سی چیزیں رہ گئیں جو اس میں اور آ سکتی تھیں، بہتر ہو سکتی تھیں، کچھ چیزیں نکالی جا سکتی تھیں، لیکن وہ نہیں ہوا. سو اگین ونس اینڈ فار آل اگر آپ کی بات کرتے ہیں، اگر یہ چیزیں آپ نے ٹھیک کی ہیں، سو کیا یہ دیکھنا نہیں چاہیے کہ کتنا عرصے تک یہ ویلڈ رہ سکتی ہے؟ بہتری کی گنجائش تو یقیناً ہر وقت موجود رہتی ہے. دیکھیں سر، گزارش یہ ہے کہ ہمارا آج بھی جو قانون ہے نا وہ 1870 کا، وہ انگریز کا جو بیسک سٹرکچر ہے وہ ہمارا انگریز دور کا بنایا ہوا قانون ہے. اور وقت کے ساتھ ساتھ جب ہمیں سوسائٹی میں ضرورت پڑتی ہے کسی امینڈمنٹ کی تو اس کا پھر طریقہ یہی ہے کہ آپ اس کو پارلیمنٹ سے، جو قانون ساز آپ کے ادارے ہیں وہاں سے اس امینڈمنٹ کو آپ جو بھی وقت کی ضرورت ہے اور جو بھی آپ کی پبلک کی ڈیمانڈ ہوتی ہے، جو ریکوائرمنٹ ہوتی ہے، وہ ٹائم ٹو ٹائم وہ چیزیں، آپ کا کرمنل پروسیجر کوڈ چینج ہوتا رہا ہے، آپ کا ویسٹ پاکستان فیملی کورٹ ایکٹ چینج ہو رہا ہے وقت کے ساتھ ساتھ، جو جس کلاز کی جب ضرورت پڑتی ہے تو اس کا پھر امینڈمنٹ کے علاوہ اور کوئی پروسیجر نہیں ہے. تو یہ قانون جو بیسک سٹرکچر ہے یہ تو کوئی 1870 کا لا ہے. آپ اپنی CPC دیکھ لیں، سول پروسیجر کوڈ جو ہے وہ 1800 کچھ سال کا ہے. تو یہ چیزیں جب آپ کو سوسائٹی میں ضرورت آئے گی تو یہ چیزیں ساتھ ساتھ چینج ہوں گی. ٹھیک ہے پرویز صاحب، آئینی ترمیم کے حوالے سے جس انداز میں حکومت وقت نے جو تقاضے پورے کیے ہیں، ریکوائرمنٹ پوری کی ہے، میں اس پر آپ کا کامنٹ چاہوں گی، کیونکہ ہم نے دیکھا کہ PTI کی جانب سے یہ بات بھی کہی گئی کہ بڑی انڈیسنٹ ہیسٹ شو کر رہی ہے گورنمنٹ. لیکن ہم یہ دیکھیں تو 16 ستمبر سے اس معاملے کو آن ورڈ لیا گیا، تمام جماعتوں کو آن بورڈ لیا گیا، ایک بھی جماعت ایسی نہیں تھی جس کو جو ہے وہ آن بورڈ نہ لیا گیا ہو. PTI کا جو طرز عمل رہا ہے، جس طرح کے وہ الفاظ استعمال کرتے رہے ہیں، اس کے باوجود اس بات کو یقینی بنایا گیا کہ مکمل طور پر وہ اس میں موجود ہوں، ان کی سے اس میں موجود ہوں، ان کی آرا لی جائے. پھر جو آئینی عدالت کی جو بات تھی اس پہ جب ان کو اعتراض تھا تو پھر اس کو بینچ پہ کنورٹ کر دیا گیا، اس پہ بھی لچک دکھائی گئی. آپ بھی اس پہ بات کر رہے تھے، تو اوور آل سارے تقاضے آپ کے خیال میں بخوبی احسن نبھائے گئے ہیں؟ میرے خیال میں ضرورت سے زیادہ نبھائے گئے ہیں، ہونا بھی یہی چاہیے. دیکھیں اگر یہاں پر عمران خان صاحب ہوتے تو وہ کیا بیٹھتے اپوزیشن جماعتوں کے ساتھ؟ کیا اس وقت کی وہ جو PDM تھی ان کے ساتھ بیٹھتے؟ وہ تو تب نہیں بیٹھے تھے جب ہم نے انڈیا کا جہاز مار کرایا اور ہم لوگ آلموسٹ بارڈر پہ آمنے سامنے تھے، تب نہیں بیٹھے تھے. تو اب بھی وہ نہ بیٹھتے، بلکہ وہ اب بھی وہ کہتے کہ مجھے تو ایجنسیوں کی ضرورت پڑ گئی تھی، میرے لیے تو ایجنسیاں جو ہیں وہ آئین سازی کے لیے آ کے مدد کرتی تھی. لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوا. یہاں پر ہمیں کسی جگہ پہ کسی ایجنسی کی انوالومنٹ نظر نہیں آ رہی، بلکہ ایک پیور جمہوری جو حکومت ہے وہ جو کر سکتی ہے اس نے کیا ہے. اب مینگل صاحب جو ہیں انہوں نے شروع میں کافی چیزیں بتائی کہ میرے ساتھ یہ مسائل ہیں، ان کے 2 لوگوں نے ووٹ دیا. مولانا فضل الرحمان مہینے 1.5 مہینے سے حکومت کی جو آپ کے سامنے تھا، جس طرح سے ان کے ساتھ نشستیں ہوئی ہیں، انہوں نے بھی ووٹ دیا. اور یہی خوبصورتی ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے
कोशिश की कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ वाले भी उनसे कुछ सीख जाएं, लेकिन बदकिस्मती से, क्योंकि जब आमराना रवैया हो किसी पार्टी के सरबराह का तो वो ऐसा होता नहीं है। अब देखिए, अभी मेरी बहन फरमा रही थी कि खान साहब को स्पेशल इजाजत दी गई कि मिले, उनसे बात करें कि ये आईनी तरमीम है, इसमें कौन सी सीख होनी चाहिए, अपनी कुछ सजेशन दे। खान साहब क्या चाहते हैं कि कैसे होना चाहिए? उन्होंने क्या कहा, नहीं जी मुझे अखबार नहीं दिया गया, मुझे टीवी नहीं दिया गया, मेरा नाश्ता वक्त पर नहीं आ रहा, मुझे जिम नहीं करने दिया जा, मेरे पास, मतलब झूठ फैलाए जा रहे हैं कि बिजली नहीं आ रही, वटेवर जो भी है। लेकिन हुकूमत की तरफ से इससे बेस्ट नहीं किया जा सकता था। और आज देखें, उस नवाज शरीफ को भी इंसाफ मिल गया और आइंदा कोई नवाज शरीफ भी इस अदालत से, हुकूमत से नहीं निकाले जाएंगे। जुल्फकार अली भुट्टो साहब जो हैं, उनको भी मेरे ख्याल में अब दोबारा फांसी पे किसी को नहीं लटकाया जाएगा, क्योंकि आईनी अदालत बनने से, जो पहली दुनिया में आईनी अदालत बनी वो आज से 85 साल पहले बनी की थी, और हम 75 साल के बाद, 78 साल के बाद आज इस जगह पे पहुंचे हैं। तो हुकूमत की तरफ से एफर्ट, इतनी जबरदस्त एफर्ट है, और वो भी इतने इन हालात में, जब आपकी एक मुखालिफ सियासी जमात है, वो आपके मुल्क में ना कोई कॉन्फ्रेंस होने देती है, ना किसी दूसरे से सदर को आने देना चाहती है। वो चाहती है कि 24 आवर डी चौक आए और वहां पे जो उनका शुगल मेला है वो लगाए रखें। इसके बावजूद उनको साथ मिलाना, उनसे बात करना, चाहे वो वोट दें या ना दें। बल्कि मैं तो कहूंगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कम से कम वो जो सूद के खात्मे वाली थी उस पर तो वोट देना चाहिए था, लेकिन वो इतने नेगेटिव है कि उन्होंने उस पर भी वोट नहीं दिया। वो वहां पर भी नहीं बैठे आके, तो चलो कम से कम हम ना दे वोट, बाकी जितनी शिकें हैं। लेकिन क्या हर मुसलमान की ये ख्वाहिश नहीं है कि सूदी निज़ाम खत्म हो जाए 2027 के एंड तक, जो कि जेयू की तरफ से, वहां भी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने वोट नहीं दिया आके। तो हुकूमत की तरफ से तो मेरे ख्याल में इससे बेहतर हो नहीं सकता था। सही सही। आयशा चौधरी साहिबा, ये हर इदारे की हदूद का तयन करता है आईन पाकिस्तान, और माजी में ये शिकवा शिकायत रही है कि एक इदारा शायद दूसरे इदारे की डोमेन में मुदाखलत कर रहा है। इस तरमीम के बाद इसमें कितनी बेहतरी आएगी आपके ख्याल में? वो वाज़े तौर पे चीज़ें कुछ लिख दी गई हैं, वो कह दी गई हैं, लेकिन इट्स मोर अबाउट द कंडक्ट, उस इदारे में जो लोग बैठे हैं, या आईनी तरमीम के बाद ये चीज़ बहुत बेहतर हो जाएगी आपके ख्याल में? देखिए, आईनी तरमीम लाने का मकसद तो यही है कि वो चीज़ें बेहतर हो जाएं। पिछले 5-6 साल में स्पेशली पीटीआई की हुकूमत आने के बाद हमने देखा कि बहुत सारी चीज़ें जो पार्लियामेंट्री प्रैक्टिसेस, वज़ादारी के ऊपर चला करती थी, जो ग्रे एरियाज़ को हम यूज़ नहीं किया करते थे, वो सबको यूज़ भी किया गया और अब्यूज़ भी किया गया। इसलिए चीज़ों को क्लैरिटी में लाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया। इसी तरह से अदालतों को अगर देखा जाए, देखें, आज ही मैं बात करी थी ताड़र साहब से दैट अभी के अगर आप किसी जज का ओथ निकाल के देखिए तो उसके अंदर कहीं जस्टिस का वर्ड नहीं है। जो वर्ड लिखा गया है, जो ओथ जज लेता है, वो ये लेता है कि वो अकॉर्डिंग टू लॉ फैसला करेगा। पर उसी के बावजूद इसी जुडिशरी ने नजरिया ज़रूरत भी तो लाए हैं, उन्होंने टोटल जस्टिस को भी तो पैदा किया है। तो हमें चीज़ों को लिमिट करने की ज़रूरत है। हमें हर इदारे को, देखिए, कॉन्स्टिट्यूशन लिखना, लॉ लिखना पार्लियामेंट का काम है। उसको एक्सप्लेन तो जुडिशरी कर सकती है, बट उसको री राइट नहीं कर सकती। जैसे कि मैंने पहले कहा, 63A में हमने क्लियरली देखा कि आपने री राइटिंग की है। एक पीपल रिप्रेजेंटेटिव जो लोगों के वोटों से उनको रिप्रेजेंट करने आता है, जिसकी पहली रिस्पॉन्सिबिलिटी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट है, उसका वोटर है। आप ये कह रहे हैं कि वो वोट लेके तो आए, पर वो अपना ओपिनियन आगे दे नहीं सकता, इवन अगर वो लॉ मेकर अपनी कॉस्ट बेयर करने को भी तैयार हो। सो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि इदारों ने अपनी चीज़ों से, हदों से आगे बढ़े हैं। हर एक बड़ा है और हर एक को अपनी अपनी हदूद में जाए, तो ना सिर्फ पार्लियामेंट्री निज़ाम बेहतर होएगा, जुडिशल निज़ाम भी बेहतर होएगा। और ये दो ऐसे पिलर हैं जो कि हुकूमतों को चलाते हैं, निज़ाम को चलाते हैं और मुल्कों को आगे लेके जाते हैं। शफकत साहब, एक आम शख्स जो है, एक जो आम बंदा है, लेमैन की बात हो रही है, उसको जो इंसाफ की फ्राहमी में जो रुकावटें पेश आती हैं, उसका तो कोई हिसाब ही नहीं है। एक नस्ल जो है वो किसी मुकदमे में फंसती है तो तीसरी चौथी नस्ल को जाकर इंसाफ मिलता है, लेकिन उस वक्त तक काफ़ी देर हो चुकी होती है। तो ये तो ज़रा ये बताइएगा कि पार्लियामान का ये कितना फ़र्ज़ है कि वो आवाम को इस तरह, जहाँ पर आसानी पैदा हो सके, जहाँ पर इंसाफ की फ्राहमी की बात हो, उसको यकीनी बनाए। कल एक रहनुमा हमारे साथ सियासी जमात के मौजूद थे, वो ये कह रहे थे कि 15 साल हो गए किसी एक मुकदमे में, उनको अभी तक वहाँ से इंसाफ नहीं मिला। तो अगर एक रहनुमा का ये हाल है, जिनके पास सोर्सेज भी होंगे, एक आदम आदमी से तो बेहतर होगा ना, लेकिन एक आदम आदमी तो फिर पिस क्या? देखिए, मैं समझता हूँ कि ये एक उम्मीद की किरण है। ये जो अमेंडमेंट आई है, इसमें जो आपका कॉन्स्टिट्यूशनल बेंच अलहदा किया गया है, इससे एक बहुत बड़ी उम्मीद है कि हमारे जो लिटिगेंट्स हैं, जो हमारे केसेस, जिस तरह आप फरमा रही हैं कि
15 साल या 18 साल, ये भी कम अरसा है। इससे लॉन्ग टाइम से हमारे केसेस जो हैं वो पेंडिंग हैं। कल मेरे पास एक केस आया, उसमें अपील फ़ाइल करनी थी, तो वो 1989 का केस था जो नीचे सिविल कोर्ट में फ़ाइल हुआ था, तो अभी वो हाई कोर्ट तक पहुंचा है। अभी सुप्रीम कोर्ट तक जाते जाते कितना और टाइम लगेगा। तो ये चीज़ें सारी। तो शफकत साहब सॉरी टू इंटरप्शन, ये वजह क्या, आपको बेसिक वजह क्या, इतना स्लो, इतना डिले, इतना इंतजार क्यों, वजह, बेसिक वजह आपको क्या समझ में आती है? देखिए, एक तो फेक लिटिगेशन बहुत ज़्यादा है। हमारा जो अदालती निज़ाम है उसमें कोई ऐसा जिसको कोई पता ही नहीं है केस की नौयत का, और वो डायरेक्ट जाके कोर्ट में केस फाइल कर देता है। कोर्ट को चाहिए सबसे पहले उस केस की मेंटेनेबिलिटी देखी जाए कि क्या ये केस मेंटेनेबल है, इन अकॉर्डिंग्स विद लॉ फाइल हुआ है। फर्स्ट डेट ऑफ हियरिंग पे ही उस केस को, अगर वो नहीं बनता तो उसको डिसमिस करना चाहिए। यहाँ पे 15 साल केस का ट्रायल चलता है, आफ्टर 15 ईयर्स वो उस फैसला ये होता है कि ये तो मेंटेनेबल ही नहीं था। अगर हैवी कास्ट डाली जाए तो फिर एक जो है पब्लिक में कि भाई अगर हम गलत केस फाइल करेंगे तो हमें कोर्ट की तरफ से एक हैवी फाइन आएगा, तो फिर एक ये भी एक ऑप्शन है। और कोर्ट्स आजकल स्टार्ट भी हुआ है कि वो फाइन करती भी हैं। और दूसरा जो मल्टीपल केसेस जो हमारे जो बल्क में केसेस पेंडिंग है, उसकी मेन वजह जो ये है कि हमारे जो नंबर ऑफ़ जजेस है वो कम है, उनकी अपॉइंटमेंट होनी चाहिए। और केस फिक्सेशन का जो तरीक़ेकार है, अब सुप्रीम कोर्ट में तरीक़ेकार ये है, केस आपने फ़ाइल किया, किसी मुलज़म की ज़मानत है, वो जेल में है और उसकी ज़मानत आपने सुप्रीम कोर्ट में लगा दी है। हाई कोर्ट का तरीका ये है कि वेरी नेक्स्ट डे आपकी बेल फ़िक्स हो जाती है हेयरिंग के लिए, उस पर नोटिस होता है और विद इन वीक और 2 वीक फैसला हो जाता है कि बेल देनी है या नहीं देनी। सुप्रीम कोर्ट में ऐसा कोई मैकेनिज़्म नहीं है। शायद आपकी वो ज़मानत उस मुलज़म की वो 2 महीने 3 महीने वेट करता रहे कि मेरा केस हेयरिंग के लिए फ़िक्स होगा, मुझे रिहाई मिलेगी नहीं मिलेगी। तो ये सुप्रीम कोर्ट में कम अज़ कम ये एक तरीका, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट में भी हमने उस वक्त भी रिक्वेस्ट की थी कि कम अज़ कम जिस तरह हाई कोर्ट्स में केसेस वेरी नेक्स्ट डे फिक्स हो जाते हैं, सुप्रीम कोर्ट में भी वेरी नेक्स्ट डे फिक्स हो जाएं। उसमें मैक्सिमम केसेस जो नहीं बनता वो इन लिमनी उसी वक्त खारिज हो जाता है। और कुछ केसेस ऐसे होते हैं जिसमें डायरेक्शन होती है कि जी ये डिपार्टमेंट को डायरेक्ट कर दें कि ये हमारा कोई केस वहाँ पे पेंडिंग है, उसको फैसला जल्दी कर दें। तो तकरीबन 30% केसेस जो हैं वो वेरी नेक्स्ट डे ही डिसाइड हो जाते हैं। तो अगर ये इस तरह की तब्दीलियाँ आ जाएँ तो मैं समझता हूँ कि इंसाफ के रास्ते में जो रुकावट्स हैं आवाम उसमें सेटिस्फाइड हो जाए कि हमें जी इंसाफ मिल रहा है। जी अच्छा, अगर आप इजाज़त दें तो देखें, बिल्कुल सही फरमा रहे हैं तारिर साहब के चीज़ों को दुरुस्त होने की ज़रूरत है और पार्लियामान का उसके अंदर एक किरदार होता है। बट हैविंग सेड दैट, अगर जजेस ने मुसलसल हमें पॉलिटिशियंस को बताना है कि हमें कैसे कंडक्ट करना चाहिए, तो उसके बीच में उनको अपना सिस्टम भी ठीक करने की ज़रूरत है। बहुत सारे काम डिपार्टमेंट को अपने तौर पर दुरुस्त करने की ज़रूरत होती है और हर काम में पार्लियामान की ज़रूरत नहीं होती है। रूल्स एंड प्रोसीजर्स के अंदर जजेस और बार्स को अपना किरदार अदा करने की ज़रूरत है और केसेस की टाइमलाइन को लिमिट करने की ज़रूरत है ताकि केसेस जल्दी मूव हो सकें। जज छुट्टी पे चला गया, समर वेकेशंस आ गई, विंटर वेकेशंस आ गई, अब अदालतें बंद हैं, अब बार ने हड़ताल कर दी है। केस की मेंटेनेबिलिटी, बिल्कुल सही कह रहे हैं, 15 साल बाद पता चलता है कि तो मेंटेनेबल ही नहीं है। बट ये प्रोसेस जुडिशल सिस्टम को ठीक करने की आयशा, मैं जरूरत यहाँ है। पर आपको रोकूंगी थोड़ी देर के लिए। नाज़रीन, 2/3 अक्सरियत से हुकूमत और उसके इत्तेहादी ने तमाम जो 22 शिकें हैं वो मंजूर कर ली हैं और पीटीआई ने इसकी मुखालिफत नहीं की है। ये ताज़ा तरीन खबर हम आपके साथ शेयर कर रहे हैं। 2/3 अक्सरियत से हुकूमत वक्त और उसके जो इत्तेहादी हैं उन्होंने तमाम 22 शिकें मरहलावार उसका अमल मुकम्मल हो चुका है, मंजूर की जा चुकी हैं। सेनेट का इजलास जारी है और ये तमाम अपडेट्स हम आपको गाहे बगाहे दे रहे हैं। पीटीआई की जहाँ तक बात है तो उन्होंने तमाम तर मरहले में मुखालिफत नहीं की है। सेनेट में हुकूमत ने और इत्तेहादियों ने अपनी 2/3 अक्सरियत साबित कर दी है और अब कौमी असम्बली का इजलास जब शुरू होगा तो यही प्रोसेस वहाँ पे शुरू होगा और वहाँ पे 2/3 अक्सरियत से इसकी कामयाबी के बाद ऑब्वियसली फिर एक फॉर्मेलिटी रह जाएगी सदर मुमलिकत के दस्तखत की और फिर ये बाकायदा तौर पर तरमीम आईन पाकिस्तान का हिस्सा बन जाएगी। संदेला साहब, अभी बात हो रही थी कि पीटीआई अरकान ने मुखालफत नहीं की, इससे पहले भी हम गुफ्तगू कर रहे थे, उसका क्या मतलब लिया जाए कि आर दे स्टिल ओपन फॉर टॉक्स अदर इशूज़ पे इससे हट के या नहीं? ये बहुत अच्छी बात है। अगर उन्होंने मुखालफत नहीं की, शोर शराबा नहीं किया, जो उनका एक वतीरा है जिसके लिए वो मशहूर है, उन्होंने ये नहीं किया, तो इसका मतलब है कि जो मौलाना फजल मान साहब और जो हुकूमत है वक्त की, उनके साथ जो उनकी बैठकें होती रही हैं, उन्होंने कुछ ना कुछ लर्न किया है कि देखें, अगर आपने
پارلیمنٹ میں آ کر ہی ڈیسائیڈ ہونا ہے کہ اگر آپ کچھ کو مخالفت کر رہے ہیں یا آپ نے کوئی آئین سازی کرنی ہے یا آپ کے اوپر کوئی ظلم و ستم ہو رہا ہے تو وہ اس کے لیے بہترین فورم جو ہے وہ پارلیمنٹ ہی ہے. یہاں پر آئیں اور بتائیں, بجائے کہ آپ سڑکوں پر جائیں, بجائے کہ یہاں پہ آئین سوزی اور اپنے ڈھول لے کر آ جائیں اور پارلیمنٹ میں جس طرح کی حرکتیں وہ کرتے رہیں. تو یہ دیکھا جائے تو یہ پازیٹیو ہے. دیکھا جائے تو اگر ان سے بات مزید دیکھیں نا, اس کے بعد تو رستے اور کھلیں گے آگے جا کے. جس طرح یہ جب یہ اس پہ وقت آئے گا آگے جا کر, تو ان کے ساتھ بیٹھ کر مزید اس ملک کے لیے جو چیزیں ہیں ان کے لیے اچھا ہی پیدا ہوگی. تو اس پہ تو ان کو کریڈٹ دینا چاہیے. اگر انہوں نے آج یہ سب کچھ نہیں کیا, شاید مولانا فضل الرحمان صاحب جب وہ پریس کانفرنس کر رہے تھے تب بھی اندازہ ہو رہا تھا. اچھا, اس میں ایک دو چیزیں اور ہیں شہزاد, کہ دیکھیں یہ پارلیمنٹ ساری کی ساری نا آئینی جو عدالت ہے اسی پر ڈسکس ہو رہی ہے. اس کے اندر اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں, کیونکہ میں ایک اوورسیز پاکستانی ہوں, پچھلے 28 سال سے ملک سے باہر رہ رہا ہوں, اور ہماری بھی بہت ساری خواہشات ہوتی ہیں. ہر دفعہ جب کوئی گورنمنٹ آتی ہے تو وہ اپنے منشور میں چیزیں ڈالتی ہیں. اس میں 2-3 چیزیں بڑی اچھی ہیں. الیکشن لڑ سکتا ہے اوورسیز پاکستانی, جیتنے کے بعد وہ 3 مہینے کے بعد اپنی نیشنلٹی جو ہے, جیسے میں لیکن ابھی ایک آرگومنٹ ہو رہا تھا, ٹھیک ہے آپ کی بات, آرگومنٹ یہ ہو رہا تھا کہ ایک تو آپ پارلیمان میں آ کے اپنا ایک آئینی کردار ادا کریں بحیثیت اپوزیشن. آپ کو اگر کوئی شک بری لگتی ہے, اس پہ اعتراض ہے, اس پہ آپ تنقید کریں, اس کی مخالفت میں ووٹ ڈالیں, ایک ریکٹ پہ اپنا جو ہے پوائنٹ آف ویو وہ لے کے آئیں. دوسرا, آپ اس سارے کے سارے پروسیجر کو جو ہے وہ کسی خاطر میں ہی نہ لائیں کہیں جی کہ ہم نے اس پروسیجر کا حصہ نہیں بننا ہے, ایبسٹین کر جاتے ہیں. سو اس میں فرق ہے کہ آپ کے خیال میں بہتر پریکٹس کون سی ہونی چاہیے, کہ کھل کے اپوزیشن کریں پارلیمان کے اندر, یا پھر یہ کہ آپ راہ فرار اختیار کر لیں؟ دیکھیں, اب پاکستان تحریک انصاف نے وہ 100% یو ٹرن بھی شہزاد بھائی نہیں لے سکتے نا, کہ وہ ایک دم سے اچھے بچے بن جائیں اور آئیں بیٹھیں, اور اگر وہ ووٹ مخالفت میں دے دیں تو انہوں نے اپنی پارٹی کے لیے, انہوں نے اپنے لوگوں کے لیے, انہوں نے ابھی جو یوٹیوبرز ہیں ان کے جو باہر بیٹھے ہوئے پارٹی ہینڈلرز ہیں جو پارٹی چلا رہے ہیں, جو ڈیجیٹل جن کو دہشت گرد کہا جاتا ہے, اور بہت سارے دوسرے لوگ ہیں, ان کو بھی منہ دکھانے کے قابل تو رہنا ہے نا. ورنہ اگر پاکستان تحریک انصاف یکدم جو آپ کہہ رہے ہیں کہ وہ ایسے مطلب کہ پورے کا پورا یو ٹرن لے لے, تو بعد میں ان کے لیے جینا مشکل ہو جائے گا نا. تو انہوں نے یہ بھی کہنا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کے ساتھ دیکھیں جی, ہم نے مطلب کہ کسی قسم کا کوئی ایسا نہیں کیا, ہم نے مخالفت نہیں کی, اور اگر ووٹ نہیں ڈالا تو ہم نے مخالفت بھی نہیں کی, ٹھیک ہے پاس ہو گئی ہیں. اور پھر وہ وہاں پر جا کر ان کو بتائیں گے, اپنے لوگوں کو, اپنے جو فالوورز ہیں, اپنے جو ان کے ووٹر ہیں, تو ان کو یہ بھی بتائیں گے, یا خان صاحب کو بھی بتائیں گے, دیکھیں جی ہم نے تو ان کو ووٹ نہیں دیا, بلکہ ہم لوگ تو اسمبلی میں گئے ہی نہیں ہیں, ہم نے تو کچھ کیا ہی نہیں ہے. تو یہ درمیان میں رکھ کے چلنا چاہتے ہیں نا, انہوں نے دونوں سائڈیں رکھنی ہے. ایک سائڈ پہ تو نہیں ہو سکتے کہ وہ ووٹ مخالفت میں دے کے تو وہ حصہ بن جائے اس کا. وہ دونوں چیزوں میں, دونوں سائڈوں پہ خوش رکھنے کی کوشش کر رہے ہیں. ویسے پی ٹی آئی نہیں کہا تھا نیوٹرل تو جانور ہوتا ہے. جی, اور بھی بہت کچھ کہا تھا. عائشہ, ذرا یہ بھی فرما دیجیے گا کہ اتحادی جماعتوں کا ایک کانسیپٹ جب ہم نے دیکھا 16 ماہ کی پہلے بھی حکومت رہی, تو ایک پرسیپشن بنانے کی کوشش کی جاتی رہی کہ بڑا مشکل ہے ان جماعتوں کا اکٹھا چلنا, اختلاف رائے نے اتنا سر اٹھانا ہے کہ بڑا مشکل ہو جائے گا ساتھ چلنا. وہ 16 ماہ کی بھی حکومت ہم نے دیکھی, اور اب بھی ہم نے دیکھا اتنے بڑے معاملے کے اوپر, اتنے اہم معاملے کے اوپر جس طرح سے کنسنسس کو بلڈ کیا گیا ہے, اتفاق رائے کو جنم دیا گیا ہے, سب کو ساتھ لے کر چلا گیا ہے, ان لوگوں کو بھی ساتھ لے کر چلا گیا ہے جو کہ ساتھ نہیں چلنا چاہتے, ان کو بھی پکڑ کے بٹھایا گیا ہے کہ آؤ اس پروسیس کا حصہ بنو. تو یہ ایک بڑی خوبی ہے جو ہم دیکھ رہے ہیں کولیشن گورنمنٹ کی سامنے آئی ہے. دیکھیں, پاکستان پیپلز پارٹی کے لیے سب سے پہلے پاکستان ہے, اور اس کے ساتھ ڈیموکریسی ہے. ایک ڈیموکریٹک پروسیس کی کنٹینیوٹی جو ہے نا وہ امپورٹنٹ ہے. جس دن الیکشن ہوا اور کلیئر میجورٹی نہیں نظر آ رہی تھی, تو پاکستان پیپلز پارٹی نے جو کام پی ایم ایل این کے ساتھ مل کے کیا, وہ کام وہ پی ٹی آئی کے ساتھ بھی کرنے کو تیار تھے کہ ہمیں کچھ نہیں چاہیے, ہم کوئی کیبنٹ میں حصہ نہیں چاہتے ہیں, اور ہم آپ کو ووٹ دے دیتے ہیں تاکہ جس کو مینڈیٹ ملا ہے وہ آگے موو آن کر لے. ہمیں اس بات سے کوئی پرابلم نہیں تھی. لیکن اگر پی ٹی آئی کا مزاج ہی یہ ہو کہ میں نہ مانوں تو باقی سب کیا کریں. دیکھیں, پی ڈی ایم کی گورنمنٹ بھی جب چل رہی تھی, پچھلے 16 ماہ کی بھی جو گورنمنٹ آپ نے دیکھی اور جو آج بھی آپ دیکھ رہے ہیں, اس کے اندر بنیادی بات صرف ایک ہے کہ پاکستان سٹینڈ سٹل پہ نہیں آنا چاہیے, اور وے فارورڈ پولیٹیشنز نہیں ڈھونڈنا ہے اس ملک کے لیے, اور ہم وہ طریقہ ڈھونڈ رہے ہیں, وہ رستہ ڈھونڈ رہے ہیں, اور پاکستان پیپلز پارٹی اس میں اپنا کردار ادا کر رہی ہے. بالکل ٹھیک. شہزاد, آپ کچھ ایڈ کرنا چاہیں گے؟ جی, میں سوال وہی تھا, اجازت دیں تو ایک لفظ ایڈ کرنا چاہتا ہوں. ابھی میری بہن نے کہا کہ پاکستان پیپلز پارٹی, تو میرے خیال میں پی ایم ایل این نے بھی ایسا ہی کیا ہے کہ ابھی الیکشن نہیں ہوا تھا, اور میاں صاحب نے لندن میں کہا تھا کہ میری خواہش ہوگی کہ 2/3 اکثریت بھی ملے تو تمام ملک کی سیاسی جماعتیں آگے آئیں, ہم مل کر ایک قومی حکومت بنائیں اور اس کے ذریعے اس سے ملک کو نکالیں. تو یہ میرے خیال میں تمام جماعتوں نے سیکھا ہے ماضی کی غلطیوں سے,
माजी के जो तल्ख जो हमारे साथ हुआ है, खास तौर पर ये 3-3.5 साल में, उससे पहले भी उससे सीखा है। और यही वजह है कि अब उनको साथ मिलकर बैठकर आगे बढ़ने में, पाकिस्तान को आगे ले जाने में वो दिक्कत महसूस नहीं होती जो कभी हुआ करती थी। तो ये तमाम सियासी जमातों ने सीखा है अपने माजी से। बिल्कुल ठीक। शफकत साहब जी जी आप प्लीज गो अहेड। जी, अभी जो हमने पीटीआई का रवैया देखा सेनेट के इजलास में, ये क्या जाहिर करता है कि उन्होंने मुखालिफत नहीं की? क्या जेस्चर दे रहे हैं वो? देखें, उनका जो नशिस्तें हो रही थी, बड़ा डेमोक्रेटिक उनका एटीट्यूड था। मौलाना साहब के साथ वो मीटिंग्स कर रहे थे जी, और इससे यही अंदाज़ा लगाया जा रहा था कि पीटीआई भी टू सम एक्सटेंट इस अमेंडमेंट में अपना रोल अदा करेगी। लेकिन एट द एंड पे जाके उनका बैकआउट हो जाना, और जिस तरह मेरे भाई ने अभी बात की है कि जिस तरह सूद वाले केस में भी उन्होंने आके अपनी स्पीचेस नहीं की या लेकिन अपना शफकत मौक़िफ़ साहब, नहीं बैरिस्टर दिया। साहब ने देखिए, अब बहुत शायद खुल के वो ना बात कर सके, लेकिन उन्होंने अपनी बेबसी का इजहार तो किया। उन्होंने कहा कि हम तो बानी पीटीआई के मशवरे से सारे डिसीजन लेते हैं ना। देखो ना, यही फिर एक वो डेमोक्रेटिक पार्टी का तो ये स्टांस नहीं होना चाहिए ना। जब आप पार्टी के चेयरमैन हैं तो आपके पास मैंडेट भी होना चाहिए ना पार्टी हेड का। तो यहाँ पे फिर चीज़ें गलत हो गई ना, उनको फिर पार्लियामेंट में जाके अपना वो स्टांस भी नहीं दे यानी सकते। शफकत साहब, हम ये कह सकते हैं जिम्मेदारियां तो उनके पास है लेकिन इख्तियार नहीं है। बस वो तो मौलाना साहब ने भी अपनी स्पीच में, जो उनकी लास्ट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी, उसमें भी उन्होंने इस बात की तायद की कि जी इनके साथ हमारी मुसलसल मीटिंग्स होती रही हैं और मैक्सिमम चीज़ें जो मौलाना साहब का ही मसवदा जो है वो विद कंसल्टेशन विद पीटीआई था जो फाइनल हुआ है। तो उसमें तो अब देखें ना, बात ये शुरू हुई थी आइनी अदालत से, और मौलाना साहब की ही डिमांड पे ये आइनी बेंच तश्कील हुआ, और उसमें जो मशावरत थी वो पीटीआई की लीडरशिप की भी शामिल थी। और एंड पे आके अपने अख्तियारात और वो बेबसी जो है वो एक डेमोक्रेटिक एटीट्यूड नहीं है। उन्हें आना चाहिए था पार्लियामेंट में और जो पॉजिटिव चीज़ें हैं उनको सपोर्ट करते, जो उनको नहीं थी उन पे आके अपना मौक़िफ़ तो देते। कम से कम आवाम को तो जो रियलिटी है वो अंडरस्टैंड होनी चाहिए थी। संदेला साहब, आपको ये कहने की ज़रूरत क्यों पड़ी कि जी सियासी जमातें मैच्योर हो गई हैं और आगे बढ़ने के लिए तैयार हैं? मतलब ये काम तो आप 22 साल पहले कर चुके हैं, जो मैच्योरिटी का सबूत था चार्टर डेमोक्रेसी साइन करके। मैं शहजाद भी बिल्कुल ठीक, मैं आपसे एग्री करता हूँ। हम लोग बहुत पहले कर चुके हैं, लेकिन क्योंकि जाहिर है हमारी सफ़ों में फिर एक दफ़ा एक सियासत के नाम पर ऐसा क्रिकेटर जो वो घुसा दिया गया था, और वो बहुत जो हमारा पिछला टाइम जो 3-3.5-4 साल का हुआ है, ज़ाया अगर ना होता, शायद मियाँ साहब की हुकूमत के बाद अगर उनकी कारकर्दगी ऐसी ना होती, दोबारा फिर लोग पीपी को वोट देते, तो ये जो तसलसल है वो अच्छा रहता, बेहतर रहता। तो आज ये दिन हमें न देखने पड़ते। बहुत सारी चीज़ें हो भी जाती हैं ना। अब देखें, जब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ये मौजूदा हुकूमत को लीड करने जा रही थी, तो किसी जगह पे आवाज़ आ रही थी कि शायद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी इमरान खान या पीटीआई के साथ मिलकर भी हुकूमत बना सकते हैं। कोई ऐसी भी आवाज़ें आ रही थी ना, लेकिन नहीं हुआ ऐसा, और ये बहुत अच्छा हुआ। तो हम अपने माजी से सीख रहे हैं ना, और सीखने का अमल तो शहजाद भाई ये अगले 100 साल तक भी जारी रहेगा। कभी भी कुछ देखें, आज अभी आपने कहा ना कि जब ये आइन बना था तो कितने सियाने लोग थे, लेकिन ये आज 26वीं इसमें तरमीम हो रही है, तो 26 दफ़ा तो इसमें ज़रूरत पेश आई ना। तो वक्त के साथ साथ चीज़ें होती रहती हैं। अगर मैं ये कह रहा हूँ कि हम मज़ीद आने वाले दिनों में इससे मज़ीद बेहतर हो सकते हैं, मज़ीद सीख सकते हैं। हो सकता है कि आने वाले वक्त में ये जो अभी इस वक्त हुकूमत है, दोबारा 5 साल के बाद अगर फिर इलेक्शन हो और फिर यही 5 साल की इसी तरह की हुकूमत बने, एक पार्टी के बजाय दूसरी पार्टी का वज़ीर आज़म हो, ये तसलसल रहे, जिस तरह हमारे हमसाया मुल्क में हुआ है। तीसरी दफ़ा वहाँ पे मोदी साहब इलेक्शन जीत गए। देखा कि मुल्क की डायरेक्शन कितनी अच्छी है, पूरी दुनिया में हिंदुस्तान क्या क्या प्रोड्यूस कर रहा है, कैसे उसका। तो अगर ऐसा सिलसिला बन जाए, जो अपनी माजी की गलतियों से सीख रहे हैं कि हमें सिर्फ फर्द वाहिद या हमें एक ही पार्टी को हुकूमत नहीं चाहिए, हमें मुल्क की खिदमत करनी है, तो इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि हम लोग एक ही पार्टी हुकूमत कर रहे हैं या 4 पार्टियां मिलकर हुकूमत कर रहे हैं। तो इस तनाज़र में मैंने कहा था, अब वो बात आपकी ठीक है, बेनज़ीर साहिबा और नवाज शरीफ साहब जब लंदन में बैठ गए थे, तो मिसाक़ जमहूरियत आपके ये जो आइन वाला मामला है ना, उसके बाद ये बहुत बड़ा डॉक्यूमेंट है, और मेरे ख्याल में इस पर बड़ी मेहनत हुई है, बड़ी मेहनत के बाद तैयार हुआ था। तो आप ठीक कह रहे हैं कि हमने बहुत पहले सीख लिया था, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता साथ में सॉफ्टवेयर अपडेट होता रहता है ना जी पार्टियों का भी। ठीक है आयशा साहबा, आज वज़ीर आज़म साहब ने काबीना इजलास के बाद जिन शख्सियात को सराहा इस तमाम तर प्रोसेस में, जिनका बड़ा कलीदी किरदार रहा, उसमें सर फहरिस्त उन्होंने बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब के किरदार को सराहा, जिस तरह से मुतहर्रिक रहे और हम आहंगी पैदा करने में अपना उन्होंने एक बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। साथ ही साथ बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब ने कहा कि उन्होंने मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था, जो उनका नामुकम्मल मिशन था, आज वो उसको पूरा करने जा रहे हैं। तो जहाँ हम बात कर रहे हैं कि इंसाफ की फ़राहमी तेज़ तर हो और लोगों को जो है वो बर वक्त फ़राहमी
फराहमी मिले इंसाफ की और तेज़ फराहमी हो, उसके साथ साथ आप ये समझती हैं कि जो बेनज़ीर भुट्टो का जो ख्वाब था वो भी पाए तकमील तक पहुँच रहा है, उसकी जानिब ये एक अहम कदम है? देखिए, आईनी अदालत जो है चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी का हिस्सा था और ये ख्वाब जो है मियाँ नवाज शरीफ साहब और बेनज़ीर भुट्टो साहिबा ने मिलके देखा था। हम लोगों की डिमांड ये शुरू से ही रही है कि आईनी अदालत होनी चाहिए और कॉन्स्टिट्यूशनल चीज़ों को डिटेल में देखने की ज़रूरत है और एड हॉक बेसिस पे नहीं होना चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग ना हो। मैं कुछ दिन पहले सुप्रीम कोर्ट में एक केस में मौजूद थी, तो वहाँ ये भी एक्सप्लेन करना मुश्किल हो रहा था जजेस को, और लॉयर्स उनको एक्सप्लेन कर रहे थे कि पार्लियामेंट्री लीडर जो होता है वो सुप्रीम होता है पार्लियामेंट्री प्रोसीडिंग्स के अंदर या चेयरमैन होता है, यू नो, और ये कंफ्यूजन भी 63A के डिसीजन में ही डाली गई जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ही खुद ही डाली हुई थी। तो हमें ये समझने की ज़रूरत है कि ये स्पेशलिटी हम लोगों को देखने की ज़रूरत थी। और ये पीपल्स पार्टी, देखिए बीबी का ख्वाब जो था उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ थी, ये थी कि कंटिन्यूटी ऑफ डेमोक्रेसी। एंड उन्होंने बार बार जो बात कही है कि जमहूरियत में तसलसल होने की ज़रूरत है और जमहूरियत जो है, डेमोक्रेसी इज़ द बेस्ट रिवेंज, ठीक है, ये दो बातें उन्होंने बारहा कही हैं। सो कंटिन्यूटी ऑफ द प्रोसेस बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, जो मेचोरिटी थी वो तो चार्टर ऑफ डेमोक्रेसी के टाइम पे पाकिस्तान की पॉलिटिक्स में आ गई, लेकिन कोई ना कोई गाड़ी का टायर पंचर हो जाता है, टायर फट जाता है, तो हमारी भी अच्छी खासी चलती गाड़ी के टायर 2-3 फट गए इकट्ठे जो जब पीटीआई की गवर्नमेंट आई। और उसने जब डायरेक्शन लेस होके, देखिए जब किसी पॉलिटिकल पार्टी या किसी इंडिविजुअल के लिए मुल्क से और डेमोक्रेसी से ऊपर अपनी ज़ात की जीत आ जाए, जब कॉन्स्टिट्यूशन से ऊपर आज का अखबार और टीवी आ जाए, तो उसकी प्रॉब्लम्स को हमें और तरह से देखने की ज़रूरत है। उसकी प्रायोरिटी उन लोगों की प्रायोरिटी पाकिस्तान नहीं है, और शायद इसी वजह से हम जैसे बहुत सारे लोग उनसे स्टेप अवे भी कर गए हैं। वजह स्टेप अवे करने की यही कि उनके लिए इम्पोर्टेंस ना पाकिस्तान रह गया था, ना पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन रह गया था, ना लोगों की बेहतरी रह गई थी। वो लड़ाई में अपनी ज़ात की जीत इम्पोर्टेंट रह गई थी। और इसकी एग्जांपल मैंने आपको अभी दी है कि जब कॉन्स्टिट्यूशन पे उनकी टीम, देखिए आपने एक बात की बैरिस्टर गौहर की जो कि चेयरमैन है इस वक्त पीटीआई के, आपने कहा उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी तो मिली है, अथॉरिटी नहीं मिली। आई एम सो सॉरी, ना उनको रिस्पॉन्सिबिलिटी मिली है ना उनको अथॉरिटी मिली है। उनको एक कुर्सी मिली है बैशिंग करवा के लिए। उनको चाहिए कि उनका स्टेटस एक्चुअली एक स्पोक्स पर्सन का स्टेटस है। जब वो फैसले नहीं कर सकते हैं, जब वो अपना ओपिनियन नहीं दे सकते हैं, तो वो एक स्पोक्स पर्सन है, जो उनको कम्युनिकेट होता है वो आगे कम्युनिकेट कर देते हैं, ठीक है। सो उनके यहाँ तो ये हाल है, पोजीशन भी मिल जाती है, ना रिस्पॉन्सिबिलिटी मिलती है, ना अथॉरिटी मिलती है। ठीक है शफकत साहब, अगर हम बात कर रहे हैं, अब हम बात ही हो रही है, तो इस पर मैं चाहूँगी थोड़ा सा आप इस पर भी रोशनी डालिएगा कि अदालत जो आईनी अदालत है उसमें और आईनी बेंच, इन दोनों में फ़र्क क्या होता है? अगर ले मैन के लिए आप समझा सकें इन दोनों में फ़र्क क्या है, जिस पर एतराज़ भी था पीटीआई को और बाद में इसको जो है वो आईनी अदालत से बेंच की जानिब जो है वो तश्कील कन्वर्ट कर दिया गया, मॉडिफाई कर दिया गया। देखें, जो आईनी अदालत थी ना, उसकी फॉर्मेशन, उस पर लीगल फ्रेटर्निटी को भी ऑब्जेक्शन थे। अच्छा, आईनी अदालत का फिर आपको सेपरेट चीफ जस्टिस भी अलहदा उसका अपॉइंट होना था, और फिर आईनी अदालत के लिए आपको स्पेसिफिक एक बिल्डिंग भी ज़रूरत थी, फिर पूरा सेक्रेटेरिएट चाहिए था, रजिस्ट्रार ऑफिस चाहिए था, पूरा आपको इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उस कोर्ट के लिए चाहिए था। दूसरा इस पे ये आ रहा था कि आईनी कोर्ट जो है बनाने के लिए आपको पेंडेंसी ऑफ केसेस, जो आपके कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशंस हैं, उनकी कोई इतनी ज़्यादा तादाद नहीं है कि जिसके लिए एक स्पेशल जो है वो कोर्ट तश्कील दी जाए। बिल्कुल ऐसा। तो ये चंद रीजंस थी जिसकी वजह से पॉलिटिकल पार्टीज ने भी इस पे थिंक आउट किया, और अल्टीमेटली वो एक उसका सलूशन निकल आया। और क्योंकि अल्टीमेट पर्पस तो ये था ना कि ये जो पेंडेंसी ऑफ केसेस हैं और जो आईनी पिटीशंस के सुनने में कोर्ट्स का टाइम ज़ाया होता है, और जिससे आम आदमी के केसेस सफ़र होते हैं, उनके लिए कोई मैकेनिज़्म बनाया जाए, तो वो मेरा ख्याल है कि आईनी बेंच जो बना है इससे वो मसला हल हो जाएगा। ठीक। संधेला साहब, अब जब ये 3 नाम जाएंगे चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की अपॉइंटमेंट के लिए, आप नहीं समझते इससे फिर एक और स्पेकुलेशन का आगाज़ हो सकता है? जो वो फोर्सेस जिनकी तरफ अभी आप इशारा कर रहे थे, वो फिर एक प्रोपेगेंडा मुहिम चलाएंगी, जो भी कैंडिडेट सेलेक्ट होगा उसके हवाले से बात की जाएगी, ये फलाने का फेवरेट है। सो वो एक और एक प्रॉब्लम या चैलेंज नहीं होगा? और अगर होगा तो उसको डील कैसे करेंगे? देखिए, जब भी कोई नई चीज़ सामने आती है तो उसमें शुरू में तो कुछ मसाइल होते हैं, लेकिन अब आर्मी चीफ का जो
बनाने का एक तरीका कार है वो अब एक चला आ रहा है, तो उसमें हमें अब इतने ज़्यादा मसाइल नहीं होते। तो हो सकता है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम लेकर कह देते हैं कि उन्हीं की तरफ से कोई ना कोई इतराज़ आ सकता है, जिनकी ख्वाहिश है, जो चाहते हैं कि जस्टिस मंसूर अली शाह ही बने। लेकिन अब देखना यह है कि जो अब ये कमेटी बनेगी वो किसका नाम लेती है, क्योंकि ज़ाहिर है पहले 3 में से कोई एक बनना है। अगर वो मंसूर अली शाह साहब बनते हैं, मुनीब बनते हैं, या फिर जैसे याह्या साहब बनते हैं, ये तो अब वो कमेटी डिसाइड कर सकती है। उसमें मेरी और आपकी तो ख्वाहिश हो सकती है कि किसको बनाया जाए। मसाइल क्या हो सकते हैं, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-4 दिन का शोर शराबा करेगी, उसके बाद फिर आराम से बैठ जाएगी। उससे क्या होगा, एक आइन बन जाएगा और उस आइन के तहत ही अगले चीफ जस्टिस साहब जो हैं होना चाहिए। उसमें एक कारकर्दगी की भी बात आ रही है कि शायद अब कुछ इस तरह की भी चीज़ें आएंगी कि देखा जाएगा कि कौन कम मुतनाज़ा है, कारकर्दगी किसकी क्या है। तो मेरा नहीं ख्याल कि आगे जाके इतने हों। शुरू में हो सकता है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ 2-4-10 दिन। लेकिन परवेज साहब यहाँ पर जी ये सवाल भी बड़ा अहम है ना पूछने के लिए कि इतने अहम एजेंडे के ऊपर वो उनका ये इस तरह का रवैया, क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में वो अपने आप को बिल्कुल ही इररेलेवेंट कर देंगे? जब इतने इंपॉर्टेंट आवाम ने देखे उनको किस लिए यहाँ भेजा है, जाहिर है अपनी बेहतर मुस्तकबिल के लिए, जो उनसे रेलेवेंट जो मसाइल हैं उनके हल के लिए। लेकिन अगर उनका ये रवैया रहेगा तो आपको लगता है कि वो धीरे धीरे खुद को जो है वो इररेलेवेंट करते जा रहे हैं? वो मेरे ख्याल में हो रहे हैं अब हर गुजरते दिन के साथ। देखें ना कि अगर वो लाहौर वाले, अगर मैं यहाँ पे इजाज़त हो तो लाहौर वाले जलसे की आप हालत देख लें, लोगों ने उनको रिजेक्ट कर दिया ना। यही वजह थी ना। अगर वो कोई तामीरी चीज़ें लेकर आते, कोई ऐसी चीज़ पंजाब में, या फ़र्ज़ किया कोई ऐसी चीज़ जो वाकई किसी जगह पे गलत हो रही है, उसको निशानदेही करते तो लोग उनके साथ खड़े होते, लब्बैक कहते। लेकिन उनका तो अभी हम 3 दफ़ा ये बात कर चुके हैं कि उनको इमरान खान से मिलने की इजाज़त इसलिए नहीं दी गई थी कि वो बाहर आके बताएं कि शेव बड़ी हुई थी, बड़ा डैशिंग लग रहा था। क्या इसलिए मिलने की इजाजत दी थी कि हमें आके बताएं कि शेप बड़ी है, वो डैशिंग लग रहा है? नहीं, उनको तो कई बताएं इस जो तरमीम होने जा रही है, क्या सुजेशन है, क्या इसमें होना चाहिए, क्या हमारी तरफ से जाना चाहिए और हमें क्या करना चाहिए। लेकिन जो बाहर आया उसके बाद क्या लोगों में वो खुद ब खुद उनकी जब वो लोग देख रहे हैं ना कि लोगों से भूल हो गई, एक दफा लोगों ने इमरान खान को फॉलो कर लिया, उनके वो शहर में जो मतलूब थे। लेकिन आने वाले वक्तों में ऐसा नहीं होने वाला। लोगों के इतनी तो कॉमन सेंस आ गई है, लोग इतना तो देख रहे हैं कि एक गलती हो गई है, दोबारा मोमन एक बार एक सुराख से एक बार ही डसा जाता है। लोगों में वो खुद ब खुद उनकी वो खत्म होती जा रही है। और हर गुजरते दिन के साथ देखें, आप पार्लियामेंट में आने के लिए क्या नहीं करते। पार्लियामेंट में आने के लिए आप अरबों रुपया लगाते हैं, करोड़ों रुपया खर्च करते हैं, लोगों के पास जाते हैं, उनके घरों में, उनके टूटे हुए दरवाजों पे जाकर खड़े होते हैं कि वोट दें। और जब आपको वोट मिल जाता है, आप MNA MM बन जाते हैं, तो फिर कहते हैं हमने इस पार्लियामेंट में जाने नहीं। साहब, आपको लगता है कि वो अपने इस रवैये के लिए अपने वोटर सपोर्टर्स को जो है, जो उनकी हैं, उनको वो जवाब दे हैं? ये जो रवैया उन्होंने जिस तरह अंदाज में इस सारे मरहले में शो किया है, बिल्कुल जवाबदेह हैं। क्यों जवाबदेह नहीं है? जब पार्लियामेंट में कोई एक MNA 1.5-2 लाख वोट लेके आता है, तो वो जो 4, 4.5, 5 लाख उसका वोटर होता है, वो उसका नुमाइंदा होता है। और वो जिस काम के लिए, देखें, ये पूरी दुनिया में हमारी जो पार्लियामेंट का थोड़ा सा अलग स्टाइल है। क्या पार्लियामेंट सड़कें बनाने के लिए, रोड बनाने के लिए नहीं होती ना, वो तो आपकी जो लोकल गवर्नमेंट करती है, वो तो आइन साजी के लिए होती है ना। पार्लियामेंट का मकसद दुनिया भर में आइन साजी है। तो क्या आज उस आइन साजी का बाइकआउट करके पूरी दुनिया को, अपने लोगों को क्या मैसेज दिया पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने? भाई, आप पे जो अरबों रुपए का खर्चा आता है, अगर एक 5 साल में देखा जाए तो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जितने मेंबर ऑफ असेंबली है, उनको उनके जितने पैसे उनके खर्चे बनते हैं, उनको रहना, ठहरना, खाना पीना, आना पीना, अरबों रुपए लगाने के बाद करना क्या? आपने आइन साजी करनी है। और आइन साजी वाले दिन आप कहें जी मेरी तबीयत खराब है, मैं तो आ नहीं सकता। ये नहीं हो सकता ना भाई। आप 5 साल से एक अर्न कर रहे हैं, लोगों के टैक्स के पैसे से आपके ऊपर स्पेंड हो रहे हैं, और जिस दिन काम का वेला है उस दिन कहें जी नहीं मेरे सर में दर्द है, मैं तो आ नहीं सकता। तो लोगों में ये चीज अब हर गुजरते दिन के साथ मजबूत होती जा रही है। लोगों की सोच तब्दील होती जा रही है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ स्वाय धरती पे बोझ के अलावा कुछ भी नहीं है। चलें जी, बहुत शुक्रिया परवेज साहब। सर, आपने हमें स्काइप के जरूर ज्वाइन किया। आयशा चौधरी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। शफकत जवाद साहब, सर आपका बहुत शुक्रिया। आप तीनों मेहमान हमारे साथ मौजूद रहे। नाज़रीन, एक तारीख साज दिन है। यकीनी तौर पे इस दिन को, इस वक्त को हमेशा याद रखा जाएगा जब हुकूमत वक्त ने एक फ़ैसला किया कि आवाम की ज़िंदगी को आसान बनाने के लिए, इंसाफ की तेज़ तर फराहमी को यकीनी बनाने के लिए, उसको बिल्कुल आवाम के दहलीज तक पहुँचाने के लिए इन तरमीम का होना बहुत ज़रूरी है। और यकीनी तौर पे 16 सितंबर से जो ये काविश शुरू की गई, जिसके बाद हुकूमत ने ये फैसला किया कि तमाम जमातों को ऑन बोर्ड लिया जाए, बेशुमार इसमें जो है वो इजलास हुए हैं और मीटिंग्स हुई हैं, उसके बाद ये सारा मामला जो है सामने आया है। यकीनी तौर पे ये हम सब के लिए एक मुबारक दिन है। वज़ीर आज़म ने भी तमाम कौम को मुबारकबाद दी, बिलावल साहब ने भी तमाम कौम को मुबारकबाद दी, और हम उम्मीद करते हैं कि ये प्रैक्टिकल जब ये हो जाएगा, जब नाफिज हो जाएगा, तो आवाम की ज़िंदगी इससे शायद बेहतर होगी। जी बिल्कुल सही फरमाया आपने। आप हमें इजाज़त दीजिए और हमारे साथ ही रहिएगा। आगे भी हमारे एंकर
آپ کو جوائن کرتے رہیں گے. ابھی قومی اسمبلی میں اس سیکنڈ مرحلہ شروع ہونا ہے, سینٹ سے شکوار تمام منظوری ہو چکی ہے, اور قومی اسمبلی میں کتنی دیر لگتی ہے اس کے حوالے سے بھی آپ کو اپڈیٹس کرتے رہیں گے. اللہ نے کے بعد.